नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एडुज़न पे। दोस्तों, देश का जो बजट है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की पूरी रूपरेखा होती है। चाहे आप एक बीपीएससी के छात्र हो, यूपीएससी के छात्र हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप एक आम नागरिक ही क्यों ना हो, यह बजट आप पे सीधा और सीधा असर डालने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट के उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो और काफी आसान भाषा में भी समझेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन और आपके जेब दोनों के लिए बहुत जरूरी हो। तो आज हम बात करेंगे बजट के उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि आपको लिए चलते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में आए बड़े बदलाव और मिडिल क्लास को राहत कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 नए कॉरिडोर और वाटरवेज के भी निर्माण कराए गए हैं, उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। एमएसएमई और सर्विस सेक्टर में सरकार के क्या नए प्लान है उनके बारे में बात करेंगे। और आयुष और हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बजट का एक भी जरूरी पॉइंट आपसे मिस ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए डिकोड करते हैं अपने इस बजट को और समझते हैं कि क्या है इस बार का बजट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस बार का जो बजट है वो बेसिकली वो थीम क्या दिया गया कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है। ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है 2026-27 का नाम ही ये दिया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नौवां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश किया। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्मला सीतारमण ने कितना कैमा अपना बजट पेश किया है, तो 9वां किया है। और प्रधानमंत्री यानी मोदी सरकार की मतलब कि कैमा के हुआ है तो 15वां हुआ है। अगर मोदी सरकार से क्वेश्चन रिलेटेड आए तो कितना हुआ है, तो 15वां पूर्ण बजट है। निर्मला सीतारमण का खुद इंडिविजुअल उसका कितना है, तो 9वां है। और बजट केंद्र सरकार का जो है वो संकल्प जो है गरीब, वंचितों और कमजोर वर्ग के प्रति फोकस किया गया है इस बार का बजट। और 2026-27 का बजट का नाम जो है, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट ये नाम दिया गया है। और केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की विकास यात्रा है ना, देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और जनता के विश्वास को केंद्र में रखते हुए अपना भाषण शुरू किया था आज का। और टोटल बजट आप देख लोगे, आप लोग के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, टोटल बजट जो है वो 53.5 लाख करोड़ इस बार का आया था। तो पिछले साल का कितना था ये आपके मन में जिज्ञासा आनी चाहिए। तो पिछले साल का जो बजट था वो 50.65 लाख करोड़ रहा था। ठीक है, अब आते हैं आगे। इस बार का जो केंद्रीय बजट है उसमें क्या मुख्य बिंदुएं हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक बात हमेशा याद रखेंगे, संडे को ये इस बार का बजट जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि संडे को इंट्रोड्यूस होने वाला जो बजट है वो किस साल का था, तो इसी साल 2026 का था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर बजट पेश किया। यानी केवल रविवार ही नहीं था, माघ पूर्णिमा भी थी और गुरु रविदास की जयंती भी थी, उस मौके पे भी बजट को पेश किया गया है। और आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है, ये बात उन्होंने बताया है। और इस बार का जो ये आम जब भी बजट पेश होता है तो सरकार ये भी अपना ब्यौरा भी देती है कि हाँ, रिपोर्ट कार्ड भी देती है कि क्या है, हमने क्या परफॉर्मेंस किया। तो उस हिसाब से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था दर है, जो जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, यानी ग्रोथ रेट की जो दर है वो 7% बताई गई है। कितनी बताई गई है? 7% बताई गई। आप देख सकते हैं 7% ग्रोथ रेट की दर से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। और 26 और 27 फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी के 4.3% रहने का अनुमान है। और इस बार के बजट में डिफेंस पे तो समझो के लिए, डिफेंस के लिए तो खजाना खोल दिया गया है। सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है। यानी डिफेंस के लिए कितने पैसे की घोषणा की गई है, तो 7.8 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है डिफेंस सेक्टर के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा। और फिर इस बार का जो बजट है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार का जो बजट था वो जो है वो कर्तव्य भवन पे निर्मित पहला भारतीय बजट है। और इसलिए 3 कर्तव्यों से इसे प्रेरित किया गया है। 3 कर्तव्यों से, क्योंकि कर्तव्य भवन पे पहला है, नए वाले जो आपके जो पार्लियामेंट है जो कर्तव्य भवन में है उस पे ये निर्मित पहला बजट है, इसलिए 3 कर्तव्यों से ये प्रेरित है। बजट के 3 प्रमुख कर्तव्य क्या क्या है कि पहला है कि आर्थिक ग्रोथ पे फोकस रहेगा। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है, जिसमें क्या क्या आएंगे, निवेश आएगा, उद्योग आएगा और रोजगार को सृजन करने
के लिए जो जो स्टेप्स हो सकते हैं उनको और मजबूत करना होगा। यानी आर्थिक ग्रोथ पे फोकस किया गया पहला। दूसरा क्या है कि जनता की उम्मीदों को पूरा करना, यानी जनता की जो उम्मीद है उस पर सरकार खरी उतर पाए, ऐसा बजट में बताया गया है। यानी सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर भी देना होगा, हालांकि यूजीसी इसका टोटली विरोध है इस बात का, लेकिन उस पर फिर और बात करेंगे कभी भी, फिलहाल बजट पे ही रहते हैं। और सबका साथ और सबका विकास, इस बात पे भी आपको हंसी आ रही होगी, यूजीसी वाले नियम से आप जोड़ के अगर देखोगे तो। लेकिन विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना ये सरकार की मंशा है। इस बजट में सरकार ने ये बताया है। तो क्या थे 3 कर्तव्य? आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ और सबका विकास। आर्थिक ग्रोथ में क्या है? निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत कैसे किया जाए, इस बारे में बताया गया है। और जनता की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए, यानी समान नागरिकों को अवसर तो देना ही है और अधिक सुविधाएं भी मुहैया करानी है। और सबका साथ और सबका विकास का मतलब विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, ये सरकार की मंशा है। जो कि कितनी सच्चाई है वो तो भविष्य बताएगी। आगे आते हैं। और आयकर कानून यानी टैक्स कलेक्शन से जुड़े भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। नया इनकम टैक्स जो है वो आपसे ये हो सके, नया इनकम टैक्स कब लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू हो जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो अनुमान जो लगाया गया, यानी नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स यानी कितने हैं? 36.5 लाख करोड़। और नेट टैक्स रिसिप्ट कितने होंगे? 28.7 लाख करोड़। और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी जो टीसीएस रेट है उसको घटाया गया है। पहले 5% था, अब घट के 2% रह गई है। 5% से घटा के 2% कर दिया गया है। और रिवाइज्ड रिटर्न्स की जो बात है उसका समय को बढ़ा दिया गया, यानी रिटर्न संशोधन के समय को बढ़ाया गया है। नाम मात्र फीस देकर आप रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं और उसके लिए आपको अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो रिटर्न संशोधन का समय जो है वो बढ़ाया गया और नाम मात्र फीस देकर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा। ओके और इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं इस बजट में। बायो फार्मा सेक्टर को मजबूती दी गई है। बायो फार्मा सेक्टर को मजबूती दी गई है। अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए, कितने? 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्ष में खर्चे जाएंगे। किस सेक्टर के लिए खर्चे जाएंगे? तो बायो फार्मा सेक्टर के विकास पर खर्च किए जाएंगे। कितने? तो 10,000 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य जो होगा वो रिसर्च, इनोवेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट और एडवांस थेरेपीज को ग्लोबल स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर ले जाने की प्रतिस्पर्धा रहेगी। और दूसरा क्या? शिक्षा और रिसर्च के लिए भी नए संस्थान खोलने के बारे में बताए गए हैं, यानी फार्मास्यूटिकल शिक्षा। कैसे शिक्षा? फार्मास्यूटिकल शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 नए राष्ट्रीय एनआईपीईआरस। एनआईपीईआरस क्या होता है? तो एनआईपीईआर जो है वो आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किए जाएंगे। कितने? 3 नए राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किए जाएंगे। और इससे गुणवत्तापूर्ण स्किलिंग है ना, और अत्याधुनिक लैब सुविधाएं और ग्लोबल टैलेंट तैयार करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ये कही कि हम जो 3 फार्मास्यूटिकल शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो खोल रहे हैं एनआईपीईआर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उससे क्या होगा कि गुणवत्तापूर्ण स्किलिंग मतलब आधुनिक लैब है ना, सुविधाएं, ग्लोबल टैलेंट तैयार करने में मदद मिलेगा हमको इन सब चीज से। सरकार ये कही है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए और रोग भार और सरकारी फोकस क्या है? स्वास्थ्य के लिए बेसिकली क्या है? तो सरकार ये कही है कि डिजीज बर्डन, ये याद रखेंगे ये वर्ड डिजीज बर्डन, ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसके पहले कोई भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, अगर बजट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो डिजीज बर्डन यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमारे भारत में कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो बढ़ रही हैं काफी तेजी से, काफी आबादी को अपने जद में ले रहा है वो। तो कौन कौन से डिजीज हैं पहले वो देख लेते हैं। डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी और लीवर से भी संबंधित रोग हैं। ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इसी वजह से सरकार का जो पूरा फोकस है वो इसके रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर होगा ताकि इन बीमारियों से निपटने की क्षमता मजबूत की जा सके। सरकार इस पे भी इस बजट में ध्यान दी है। और अगला क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और ऐलान ही नहीं किया है, उसके लिए स्कीम्स भी लेके आई हैं, कुछ योजनाएं भी आई हैं। वो कौन कौन से एक एक करके देखते हैं। नेशनल फाइबर स्कीम आई है, मैनमेड फाइबर्स को बढ़ावा दिया जाए, इस पे भी फोकस किया गया है। टेक्सटाइल को एक्सपेंशन कैसे हो, उसको कैसे एक्सपैंड किया जाए, उसके एक्सपेंशन पे भी मतलब फोकस किया गया है। नेशनल हैंडलूम
और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम पे भी फोकस किया गया है कि लोकल जितने भी लोग हैं, ये मोदी सरकार की ये बात रही भी है कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल जो ये कहते रहते हैं, यानी लोकल चीज़ों को बढ़ावा मिले, ज़्यादा मार्केट मिले, उसके लिए भी नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम चलाया गया है। टेक्स इको इनिशिएटिव ली गई है और टेक्सटाइल क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए, है ना, और उद्योगों और संस्थान के साथ मिलकर समर्थ 2.0 भी गवर्नमेंट लेके आई है। वो किस लिए आई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समर्थ 2.0 किस चीज से रिलेटेड है। तो यह है टेक्सटाइल क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और उद्योगों और संस्थानों के साथ मिलकर यह काम किया जाएगा। और फिर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, टेक्सटाइल का नाम आया और गांधी जी का नाम ना आए तो हो नहीं सकता। चरखा चलाने वाले आप याद कर सकते हैं, इसलिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आगे फोकस ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर भी फोकस किया गया है, यानी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, है ना। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हर महादेव एक बार बोल दीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए, कि भाजपा का टोटली फोकस इस पे रहता है, तो उस पे भी कुछ इस बार इनिशिएटिव उठाए गए हैं। क्या है वो देखिए, उस पॉइंट को समझते हैं। मंदिर वाले शहर जो भी पौराणिक मंदिर वाले शहर हैं, जो भी बहुत प्रसिद्धि मंदिर है, जितने भी ज्योतिर्लिंग हो गए या और भी शक्तिपीठ हो गई, तो वैसे जितने भी मंदिर वाले शहर हैं उनके विकास के लिए सरकार सहायता करेगी। ऐसे शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि टोटल 5,000 करोड़ रुपए ऐसे शहरों के लिए आवंटित किए जाएंगे जो कि मंदिरों वाले शहर हैं, जो काफी महत्वपूर्ण मंदिर जिस शहर में स्थित है वहां पे 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और फिर से आ जाते हैं, आप देख सकते हो ये पॉइंट को, आप बिल्कुल अच्छे से देखना कि खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, यानी खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्लोबल मार्केट में भारत की पहुंच आसान होगी। गांव के उद्योग, और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि गांव के उद्योग ही नहीं, सिर्फ ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सरकार इस पे भी फोकस की है कि ग्रामीण युवाओं को मजबूती मिलेगी, लोकल्स प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा। हर जिले का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और इसमें कुछ भी हो सकता है, खादी हो सकता है, हैंडलूम हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, लोकल जो चूड़ी बने, जैसे अब बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर फेमस है, इस्लामपुर वहां के किस चीज के लिए, चूड़ी के लिए। इस्लामपुर की जो लहठी होती है वो काफी फेमस है, चूड़ी के लिए नहीं, लहठी के लिए फेमस है। तो उसी तरीके से जितने भी जगह हैं वहां के जो लोकल्स प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार एक इनिशिएटिव लाई कि ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ताकि इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिले और मजबूती भी मिले। आगे एमएसएमई सेक्टर के लिए तो समझिए वित्त मंत्री का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जैसा कि पहले हाईलाइट में भी मैंने बताया था आपको कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड रहेगा इस बार, और टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी, वो आप देख ही चुके हैं। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी। ये भी कहा है कि जिस भी सिटी की आबादी जो है वो 5 लाख से ऊपर है, वैसे सिटी को सरकार जो है वो इंफ्रा बूस्ट करेगी। यह बात ध्यान रखने की जरूरत है, इंफ्रा बूस्ट करेगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके ऑप्शन में, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो ऐसे कोई पूछ सकता है कि कितने आबादी से ज्यादा वाले शहर को सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी, तो 5 लाख याद रखेंगे। और वाटरवेज पे भी फोकस किया गया है। अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डबल स्टार, चौबल स्टार, जितना भी स्टार लगाने लगा लो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे कि अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे, जिसमें नेशनल वाटरवे उड़ीसा में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल वाटरवेज कहां बनाया जाएगा। सरकार का जो प्लान है कि 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे, तो उस कड़ी में जो नेशनल वाटरवे है वो उड़ीसा में बनाया जाएगा। ताकि, क्यों बनाया जाएगा ये भी, ताकि खनिज संपन्न तालचेर और अंगुल को कनेक्ट किया जा सके। ये आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो तालचेर और अंगुल जो है, ये मैप में देखो आप, तालचेर, अंगुल, है ना, इसको कनेक्ट किया जा सके, इसलिए उड़ीसा में नेशनल वाटरवे बनाया जाएगा। और कलिंग नगर को पारदीप पोर्ट से जोड़ा जा सके, इसके लिए भी बनाया जाएगा। किस नगर को? कलिंग नगर ये है, देख सकते हैं आप, और पारदीप पोर्ट ये है। कलिंग नगर को पारदीप पोर्ट से जोड़ना है, ठीक है, और तालचेर और अंगुल को जोड़ना है, ठीक है ना, इसलिए बनाए जाएंगे उड़ीसा में, ताकि खनिज संपन्न तालचेर और अंगुल को कनेक्ट किया जा सके, और कलिंग नगर में पारदीप पोर्ट्स को भी जोड़ा जा सके। और इसके साथ ही शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी तैयार किया जाएगा। और वाराणसी और पटना में इसके लिए विशेष
सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिप रिपेयर इकोसिस्टम का जो सेंटर है वो कहां स्थापित किया जाएगा। तो एक तो वाराणसी, काशी, बाबा विश्वनाथ की धरती, और दूसरा पटना, बिहार की राजधानी पटना में इसको स्थापित किए जाएंगे। कौन सा सेंटर? शिप रिपेयर इकोसिस्टम्स के जो सेंटर हैं, है ना, शिप रिपेयर इकोसिस्टम के जो सेंटर है वो कहां कहां स्थापित किए जाएंगे? वाराणसी और पटना में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके पहले इंपॉर्टेंट और क्या हो जाता है कि तालचेर और अंगुल को कनेक्ट करेगा, और फिर कलिंग नगर को पारदीप पोर्ट से जोड़ेगा। और नेशनल वाटरवे का जो जो नेशनल वाटरवे है वो कहां बनाया जाएगा? तो उड़ीसा में बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। और वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर सेंटर बनाए जाएंगे। और फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में भी, यानी सरकार जो है वो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण करेगी और ये विकसित करेगी। ये ऐसे शहरों को जोड़ेंगे जो देश की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये इंपॉर्टेंट बात रहा है इस बजट का कि इसमें ऐसे ही शहरों का चुनाव किया गया है जो देश की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसमें कौन कौन सी रूट होंगी, कहां कहां 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, वो एक एक करके देख लेते हैं। एक मुंबई पुणे, दूसरा पुणे से हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद बेंगलोर, फिर चौथा हैदराबाद चेन्नई, पांचवा चेन्नई बेंगलुरु, और छठा दिल्ली वाराणसी, और सातवां वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये 7 रूट होंगे जिसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। आयुष सेक्टर पे भी इस बार जोर दिया गया है, यानी कोविड के बाद जो है वो योग और आयुर्वेद को काफी बढ़ावा मिला है। ये आप लोग का भी मानना होगा, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो या रियलिटी में हो, योग और आयुर्वेद को तो बढ़ावा मिला है आफ्टर कोविड। वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए आयुर्वेद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह भी सरकार का इस बार के बजट में फोकस है कि वैश्विक मांग को, यानी ग्लोबल डिमांड्स को पूरा करने के लिए आयुर्वेद पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। और 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि आयुष सेक्टर पे सरकार जोर दे रही है, तो केवल जोड़ ही दे रही है, उसके लिए क्या करेगी? ये 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब को भी अपग्रेड किया जाएगा, और WHO ग्लोबल मेडिकल सेंटर जामनगर को अपग्रेड किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछ सकता है कि WHO का ग्लोबल मेडिकल सेंटर पहले है कहां? तो वो आप बता दो, जामनगर। जामनगर कहां है? गुजरात में है। और आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब को भी अपग्रेड किया जाएगा, और WHO का जो जामनगर वाला ग्लोबल मेडिकल सेंटर है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। ओके। और उसके बाद इस बार सर्विस सेक्टर के लिए हाई पावर्ड स्थायी समिति बनाने का भी बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें क्या है बातें कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव है, जो कि क्या करेगी? ये एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज नाम की जो एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी जो बनेगी, इसका काम क्या होगा? इसका काम जो होगा वो सर्विस सेक्टर को विकसित भारत का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश करेगी। यानी अगर भारत को विकसित भारत का सपना जो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड जब होगी उस समय का जो हम देख रहे हैं, तो वो मुख्य ड्राइवर बन के कौन आएगा? एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी होगी, जिसका जो कि सर्विस सेक्टर को विकसित भारत का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करेगी, सजेशंस देगी। और फिर लक्ष्य क्या है कि 2047 तक, 2047 क्यों लक्ष्य बनाया गया? क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए थे, और आजादी के 100 साल बाद यानी 2047 तक भारत का सर्विस सेक्टर में वैश्विक हिस्सा 10% तक पहुंचे। यानी कि ग्लोबल जो हिस्सेदारी हो, यानी वैश्विक हिस्से में भारत का जो अपना हिस्सेदारी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। यह लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047 तक रखा गया, क्योंकि 2047 में हम लोग के आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस समय तक भारत का सर्विस सेक्टर में वैश्विक हिस्सा 10% तक पहुंचे। इस बात पे भी बजट पे पूरी ध्यान दी गई है। और यह समिति रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देगी। यानी यह समिति जो है वो वृद्धि, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को और कैसे बढ़ाया जा सके, किस किस फील्ड में बढ़ाया जा सके, उसको प्राथमिकता देगी। उभरती तकनीकें, खासकर AI का नौकरियों और स्किल्स पर प्रभावी आंकेगी, और आवश्यक नीतिगत उपाय भी सुझाएगी। ये आप देख सकते हैं। और ITR फाइलिंग की भी समय सीमा को जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं। क्या है कि ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे, और नन ऑडिट बिजनेस केसेस और ट्रस्ट के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि
सॉरी 31 अगस्त होगी। यानी नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस और ट्रस्ट के लिए जो रिटर्न फाइल करने की जो डेट होगी वो 31 अगस्त होगी, और ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वालों के लिए 31 जुलाई तक होगी। और प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में भी कुछ बदलाव किए गए। जो NRI जो है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वो लोग जो है प्रॉपर्टी बेचने पर उनके लिए TDS नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या है देखते हैं। अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा। यानी TDS में क्या कटौती होगा वो कौन करेगा? निवासी खरीदार करेगा। और पहले 10 की आवश्यकता होती थी, जो कि अब 10 की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। 10 की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ये चेंजेस किए गए हैं। और विदेशियों को टैक्स राहत का ऐलान किया गया है। यानी फॉरेनर्स को टैक्स राहत दिया जाएगा, है ना। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि भारत में 5 साल तक रहने वाले विदेशी नागरिक, इसका कंडीशन है कि क्या सारे विदेशी नागरिक नहीं, वैसे विदेशी नागरिक जो भारत में 5 साल तक रहे हैं, यानी फॉरेन नेशनल्स को उनकी नॉन इंडियन अर्निंग पर राहत दी जाएगी। यानी वैसे भारत में रह रहे जो कि 5 साल तक रह चुके हैं विदेशी नागरिक, उनको नॉन इंडिया अर्निंग पर राहत मिलेगी। और क्या है दूसरा पॉइंट? डाटा पुश इन इंडिया, यानी फॉरेन क्लाउड कंपनीज को 2047 तक टैक्स हॉलिडे पे रखा गया है। टैक्स हॉलिडे मतलब बजट में भारत में डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली जो विदेशी क्लाउड कंपनी है, उनको 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। टैक्स हॉलिडे मतलब समझ रहे हो ना आप कि क्या टैक्स में बहुत छूट दी जाएगी। हॉलीडे पे है, छुट्टी पे है, यानी टैक्स की छुट्टी पे, ऐसे भी टर्मिनोलॉजी से समझ सकते हो आप। तीसरा क्या है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स को राहत, यानी ऑटोमेटेड TDS रिलीफ स्कीम लेके आई है, जिसमें रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा। और बिना असेसिंग ऑफिसर को आवेदन दिए हुए भी आपको रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक्सेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। और इसके अलावा जिन निवेशकों के पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं, उनके लिए डिपॉजिटरी को फॉर्म 15G और 15H स्वीकार करने और सीधे संबंधित कंपनियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी। कौन से? फॉर्म 15G और 15H स्वीकार करने और सीधे संबंधित कंपनियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी। किनको? निवेशकों के पास कई कंपनी की, जिसके पास ऐसे निवेशक जिनके पास कई कंपनी की सिक्योरिटीज है, उनके लिए डिपॉजिटरी को फॉर्म 15G और 15H स्वीकार करने और सीधे संबंधित कंपनियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। और आम आदमी के लिए टैक्स में क्या है? नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये बात आपके लिए, जो नए इनकम टैक्स के जो आए थे एक्ट, वो आप लोग उससे भली बात ही परिचित होंगे। अगर आप कमेंट में बताओगे कि नहीं पता तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आ जाएगा। लेकिन जो नई इनकम टैक्स एक्ट थी वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा 2026 में। और 1 जुलाई 2024 में लाए गए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हुई और नियमावली जल्दी आ जाएगी और फॉर्म आसान होगा। यानी जो नियमावली है वो जल्दी आएगी और फॉर्म आसान होगा। दूसरा क्या है कि विदेश यात्रा पर TCS घटकर 2% हो गए, आपको पहले ही बता चुके हैं। टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। स्वास्थ्य शिक्षा पर TCS घटकर 5% से 2% ही रह गया। स्वास्थ्य शिक्षा पर TCS जो है घट के 5% से कितना हो गया? 2% हो गया। NRI को संपत्ति बेचने खरीदने पर TDS देना होगा, है ना। TDS देना होगा। क्या नहीं देना होगा? तो 10 नहीं देना होगा। NRI अगर संपत्ति बेचते हैं तो TDS देना होगा, बट 10 अब नहीं देना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे कि पहले ही बताए थे कि सरकार इस बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है हमारे यहाँ भारत के अंदर जो काफी तेजी से बढ़ रहा है, उससे लड़ने के लिए भी, उसके रोकथाम के लिए भी काफी स्टेप्स लिए गई हैं। तो उसी कड़ी में कैंसर की जुड़ी 17 दवाएं सस्ती होंगी। वहीं दुर्लभ 7 बीमारियां की दवाएं भी सस्ते की जाएंगी, जो कि वही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाली बीमारियां हैं। और दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है। और बजट में CNG बायोगैस सस्ती हो जाएंगी। बजट में जो है वो CNG और बायोगैस सस्ती हो जाएंगी। और दवाइयों पर और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है। और बाजार का अभी का हाल क्या है? मार्केट ड्रॉप है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और बाजार लगातार फिसलता गया। अब तक सेंसेक्स में 1900 अंक की गिरावट देखी जा चुकी है। अब तक सेंसेक्स में 1900 अंक की गिरावट देखी जा चुकी है। क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है? तो CNG बायोगैस, कैंसर से जुड़ी 17 दवाएं, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, बेड़ी, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी, जूते, बैटरी, विदेश यात्रा, मोबाइल फोन और लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं।
तो महंगा क्या हुआ है? शराब, खनिज, स्क्रैप, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ये महंगी हुई है। और ट्रांसफॉर्मेशनल कनेक्टिविटी पे भी सरकार ने जोर दिया है और उसी कड़ी में 20 नए नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे ताकि लॉजिस्टिक और इंटर रीजनल मोबिलिटी को मजबूत किया जा सके। और 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें पैसेंजर और फ्रेट इफिशियंसी को बढ़ाई जा सके, ये लक्ष्य रहेगा। और रियर अर्थ कॉरिडोर ये भी आपको पहले चर्चा की जा चुकी है, लेकिन इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे वो देखना जरूरी होगा। रियर अर्थ कॉरिडोर में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ताकि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को मजबूती मिल सके। उसके ही सिलसिले में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को क्या किया गया है? मजबूती देने के लिए एक कदम उठाया गया है। आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्या है कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए क्या कर रही है? तो आप देख ही चुके हैं कि बायोफार्मा शक्ति है ना, बायोफार्मा शक्ति यानी लाइफ साइंसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गहराई देने के लिए शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लाया गया है, जिससे वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लाया गया है। 3 नए केमिकल पार्क क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। और 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन की योजना लाई गई है, जिससे प्रोडक्टिविटी और रोजगार को बढ़ाया जा सके। 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार जो कि बंद हो चुके हैं, जैसे अपना ये चीनी मिल वगैरह है, तो जो बंद हो चुके हैं उसको पुनर्जीवित करने की भी योजना लाई गई है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगा। अगला पॉइंट कि और अन्य घोषणाएं क्या की गई हैं कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा दिया जाए और मैं राज्य को देश में 5 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए एक योजना लाने जरूरी। निर्मला सीतारमण का बयान आया है, वो मैं जो है वो निर्मला सीतारमण के लिए। और फिर क्या है कि बजट 2026-27 में छोटे करदाताओं के लिए यानी छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया है। कार्बन कैप्चर यानी यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS तकनीकों के लिए अगले 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। किसके लिए? CCUS यानी C फॉर कार्बन है ना, CCUS में क्या आएगा? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS। ओके। और न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है वो अंतिम कर बनाया जाएगा। दर मौजूद 15% से घटा के 14% हो जाएगी, यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर के रूप में बनाया जाएगा और पहले जो 15% था उसको घटा करके 14%। ठीक बात। और भी क्या प्रमुख सरकारी घोषणाएं हुई हैं? जो नॉर्थ ईस्ट है यानी पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेगी सरकार और इसी सिलसिले में 4,000 ई बस की भी व्यवस्था की जाएगी और 15,000 माध्यमिक विद्यालय में कंटेंट लैब स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव किया गया है। और भी क्या होगा? प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास 5 विश्वविद्यालय यानी टाउनशिप की स्थापना भी की जाएगी, यानी जो भी प्रमुख इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक एरिया है उसके आसपास जो 5 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज और टाउनशिप की स्थापना की जाएगी। MSME की मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्रों का दस्ता तैयार करेगी सरकार। और फिर टेक्नोलॉजी और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी बड़े ऐलान किए गए और इसी के साथ हमारा ये अंतिम टॉपिक है जिस पे बात कर रहे हैं, उसके बाद बजट खत्म होगा हम लोग का। तो बजट 2026-27 में टेक्नोलॉजी और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी बड़े ऐलान किए गए हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करेगी और इंडस्ट्री लैंड रिसर्च पर फोकस करेगी। वित्त मंत्री कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 9% वृद्धि का ऐलान किया है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि निर्मला सीतारमण ने रविवार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब कितने % का वृद्धि का ऐलान किया? 9%। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए कर दिया है और तो फिर इस बार 2026-27 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो पिछली बार कितना था? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो पिछली बार था 11.21 लाख करोड़ रुपए
और इस बार कितना हो गया 12.2 लाख करोड़ रुपए, यानी पिछली बार 11.21 लाख करोड़ था, इस बार हो गया 12.2 लाख करोड़। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पिछले बार का भी डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा आज बजट का सेशन खत्म हुआ। तो ये था आपका इस साल का बजट। ये वीडियो कैसा आपको लगा आप कमेंट में जरूर अपनी राय को रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।